equipotential surfaces. Okay, what are equipotential surfaces? Look, ये मान लो एक स्फीयर है एंड दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टिंग स्फीयर है और मैं इस पॉइंट पे कुछ चार्ज देता हूं. इस पॉइंट पे मैंने कुछ चार्ज रखा. करेक्ट. वी नो दैट in the conductor charge can flow, so this charge will start flowing on every side of the conductor. स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा, वो हर तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएगा and that keep on flowing till potential of every point is same. जो भी हम चार्ज रखेंगे वो because of potential difference flow करेगा and that continue flowing, keep on flowing till the potential at every point is same. So when potential at every point is same, so then it is called as equipotential surface. That potential at every point of surface is same. So all the conducting surfaces are always equipotential. जो भी conducting surfaces होंगी वो at in situation when charge is at rest हमेशा equipotential होंगी. So if I talk about equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर है. व्हाट इज दैट? सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट. सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट. हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. राइट. सो ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं. इफ आई टेक ए पॉइंट चार्ज, इफ आई टेक अ पॉइंट चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लें उस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा. आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लें तो उस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा. और अगर ये पॉइंट है तो इससे आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिला दें. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट. तो उन सब पॉइंट्स को हम मिला दें या लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विल बिकम व्हाट? दैट विल बी ए स्फीयर. सो दिस विल बी ए स्फीयर. So for a point charge, equipotential surface is spherical in nature. Spherical होगी नेचर में. राइट. ये डिस्टेंस मैं r1 ले लेता हूं. इफ आई टेक अनदर डिस्टेंस r2, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो हर एक r2 डिस्टेंस पे सेम होगा. सो अकॉर्डिंगली इफ वी टेक ए डिस्टेंस r1 और सारे r1 पॉइंट्स को मिलाएं तो एक स्फीयर बनेगा. सो फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल. इफ आई टेक अनदर डिस्टेंस r2, तो सिमिलरली जैसे r1 वाले हर एक पॉइंट को मिलाया एक स्फीयर बना, ऐसे r2 वाले हर एक पॉइंट पे मिलाएंगे तो फिर एक स्फीयर बनेगा. तो ऐसे बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगे. But all these surfaces will be what type of surface? Spherical. So what is the nature of equipotential surface for a point charge? That is spherical in nature. Now there is a spacing between the equipotential surface. Like इन दो surface के बीच का distance x है, इन दो surface के बीच का distance y है. This is called spacing between two equipotential surfaces. इसको मैं और elaborate करता हूँ. Right. Like suppose एक ये equipotential surface है, एक ये equipotential surface है, एक ये है, and then ये है. These are some of the equipotential surface. Let's say the potential at this surface is 40 volt, potential at this surface is 30 volt, the potential at this surface is 20 volt, the potential at this surface is 10 volt. So if I take any two surface, the potential difference between them is 10 volt. Is it clear?
if I mark distance between them r1, r2, r3, so what is there? r3 is greater than r2 is greater than r1, right? So these are not at equidistance. मैंने deliberately बनाई है कि ये equidistant नहीं है, तो ये surfaces equidistant नहीं है, इनमें spacing कम ज़्यादा है. If I talk about electric field strength, तो जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्पेसिंग कम होता है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. सो स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम बात करते थे. अगर लाइंस ऑफ फोर्स पास पास हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है. सिमिलरली इस केस में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और दूर दूर है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है. सो one property is what? Potential is same at all points, that is potential difference is 0. Second property, spacing between the equipotential surface represent strength of field. Greater the distance between equipotential surface, weaker the electric field. Now the third thing, if I take a point charge, the electric field lines are radial while equipotential surface are spherical. Field lines are radial and equipotential surface are spherical. So this shows that field lines are normal, perpendicular to equipotential surface. तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. तो अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो सबसे पहली चीज मैं यही देखूंगा कि फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर. तो इफ आई हैव ए फील्ड लाइक दिस, मेरे पास इस टाइप से फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक कर्व बनाऊंगा सो दैट ये हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता चला जाए. सो दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी. सो ये हो गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्क in moving charge on equipotential surface is 0. That's very obvious thing. क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0. So these are some of the properties of the equipotential surface. अब एक दो केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसी होती है. राइट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो स्फीयर्स होंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, दोज विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. इफ देयर इज यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर क्या चीज होगा, इसके परपेंडिकुलर तो प्लेन ही होगा ना. तो ऐसे प्लेन्स, सो दिस टाइप ऑफ पैरेलल शीट्स लगा लो आप. लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस दीवार से आ रही है, इस दीवार में जा रही है, तो ऐसे पैरेलल शीट्स लगाता जाऊं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे.
और क्योंकि ये फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इन शीट्स के बीच की स्पेसिंग भी इक्वल होगी, बिकॉज स्पेसिंग रिप्रेजेंट व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड तो सेम ही है हर जगह, तो स्पेसिंग ऑफ दिस शीट्स मस्ट बी इक्वल ऑल्सो. So this is for a point charge, this is for a plane sheet. Okay. If I draw for a dipole, अगर मैं एक डायपोल के लिए ड्रॉ करूं, तो डायपोल इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज. तुम बता सकते हो डायपोल में सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होती है? डायपोल में सबसे ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ होती है? उसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों फील्ड इक्वल होती है और ऐड हो जाती है, राइट. सो डायपोल के सेंटर पे सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है. तो यहाँ सेंटर पे, सेंटर के आसपास ये लाइंस बहुत, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज होंगी, और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. सो दैट इज हाउ वी ड्रॉ फॉर दैट. तो दोज विल बी सर्कल्स ऐसे, बट एक्सटेंडिंग ऑन दैट साइड. इस टाइप से सर्कल्स बनाएंगे. तो एग्जैक्ट आप वो नोट्स में देख लेना, मेरे को बनाने में थोड़ा सा वो होता है, राइट. नोट्स में दिए होंगे एग्जैक्टली आपको किस टाइप का वो होता है, बट इस टाइप के सर्कल्स होते हैं. अच्छा, डायपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई आइडेंटिफाई कर सकते हो? मतलब कोई ऐसी जो हम कहें कि आइडेंटिफाइड है? दैट इज व्हाट दिस. दिस इज व्हाट. तो ये लाइंस इस टाइप से ऐसे होती जाएंगी, ये सरफेसेस इस टाइप से बनेंगे. सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द डायपोल, राइट. ऐसे ही अगर मैं टू आइडेंटिकल चार्जेस के लिए बनाऊं, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इसमें सेंटर पे फील्ड जीरो होती है, होगी ना? सेंटर पे फील्ड जीरो, राइट. और इस पे बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट, सॉरी, बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? पोटेंशियल नहीं, बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ऐसे, इस टाइप से. ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे होगी. तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से होगी, राइट. एट द बाइसेक्टर इक्विपोटेंशियल, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे है और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट. तो इसके लिए अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ही सर्कल बनेंगे, बट दोज विल बी समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से आएंगे. एंड देन कुछ ऐसे. अगर मैं दूर बनाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वे, राइट. थोड़ा सा हम लोगों के बनाने में इतना वो परफेक्शन नहीं होता, बाकी आप नोट्स में देखोगे तो, बट बेसिक आई टोल्ड यू के यहाँ पे फील्ड जीरो होती है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस होती नहीं है, और बाकी बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन दिस वे एंड दिस वे होती है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इस तरह से होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. ठीक है. सो दिस वाज सम केसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ अब मैं बताता हूं आपको कि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है, या
कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर क्यों होती है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि वो नहीं है, यानी ये हमारा कोई कंडक्टिंग सरफेस है, ये इस पे फील्ड लाइंस है। हमने ये मान लिया कि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है ही नहीं। हाँ बोलो। एक मिनट ये खत्म करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, हमने ये मान लिया। सो नाउ व्हाट इज देयर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज दिस ई कॉस थीटा एंड वन इज दिस इज ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा है। नाउ एट दिस पॉइंट ए और बी पे अगर हम लें, सो वी नो दैट ई कॉस थीटा will be equal to minus dv upon dl if I take this distance as dl. So e cos theta will be minus dv by dl. ये हम already पढ़ चुके हैं. That is the relation between electric field and potential gradient. But dv is equal to 0. लेकिन क्योंकि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगा. So e cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो e cos थीटा भी 0 हो गया. लेकिन हमको मालूम है e तो 0 नहीं है, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी एज्यूम की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो व्हाट वी हैव नाउ, cos थीटा इज इक्वल टू 0. दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. इफ e cos theta is 0 where e is not 0, if e cos theta is 0 where v is not 0, so then cos theta is 0 and then theta is equal to 90 degree. So it is mandatory for this angle to be 90 degree, right? So simple language में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल टू कंडक्टर नहीं होगी तो उसका एक कंपोनेंट टेंजेंट टू कंडक्टर होगा. बट टेंजेंट टू कंडक्टर तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है. सो दैट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0. वो कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए. तो इसलिए थीटा 90 डिग्री हो जाता है.